मजहब इस्लाम के 5 सतूनों में हज का अपना अलग ही मुकाम है और हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा हज बैतुल्लाह की सआदत ज़रूर हासिल करे। लिहाजा हज के मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ हो चुका है और कई परवाज़ आज़मीन हज को लेकर सऊदी अरब भी पहुँच चुकी है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तारीख़ में पहली बार रिकॉर्ड तादाद में आज़मीन हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाएंगे। सब्सिडी ख़त्म होने के बाद भी हज पर जाने वालों के आदाद शुमार में कमी आने की बजाय रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर मुल्क भर में इस बार 21 एम्बर्गेशन पॉइंट बनाए गए हैं जहां से आज़मीन हज मुक़द्दस सफर पर जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के टर्मिनल 3 पर किए गए इंतजामात इस बार गुज़िश्ता सालों से बहुत बेहतर दिख रहे हैं। क्या अलग है इस बार और यहां पर हाजियों के लिए इंतजामात क्या किए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ये दिल्ली के टर्मिनल 3 पर मौजूद वो हज कैंप है जहां से इन दिनों आज़मीन हज के मुक़द्दस सफर पर जा रहे हैं। मौजूदा साल से पहले टर्मिनल 2 को ही हज टर्मिनल में तब्दील कर दिया जाता था, जिसको लेकर कई शिकायतें आज़मीन की तरफ से होती थी, जिसके बाद वजारत बराए अक़लियती उमूर और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तय किया गया कि इस बार तमाम हज फ्लाइट्स हज टर्मिनल 3 से ही उड़ान भरेंगी और जो सहूलियात इंटरनेशनल पैसेंजर को मिलती हैं वही आज़मीन हज को मिलेंगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया था कि जो टर्मिनल 3 है जहां से इंटरनेशनल मुसाफिर जाते हैं वहीं पर आज़मीन के लिए इंतज़ाम किया जाएगा और यहीं पर एक कैंप लगाया गया है। इसके कुछ तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि इंतज़ाम किस तरह का है वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पर पूरा जो ये कैंप है इसमें AC है, इसके साथ साथ तमाम जो इंतज़ाम आज़मीन के लिए होने चाहिए, चाहे वो शौचालय के लिहाज से हो, शौचालय बनाए गए हैं औरतों के अलग, इसके अलावा मेल जो आज़मीन हैं उनके लिए अलग वज़ू खाना यहाँ पर बनाया गया है, जो नमाज़ पढ़ने की जगह है उसको भी अलग अलग बनाया गया है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी पहले ही ये कह चुके हैं कि हज मुसाफिरों की खिदमत में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए आज़मीन की खिदमत के लिए 620 हज कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट हज ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तकर्रुरी सऊदी अरब में की गई है। वाज़ेह हो कि इस साल हज का कोटा भी बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। बगैर सब्सिडी के 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान इस बार हज यात्रा करेंगे, जो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से सिर्फ इंडोनेशिया को छोड़ करके सभी देशों से ज़्यादा नंबर है ये। और साथ ही साथ ये अभी लगभग 620 से ज़्यादा जो हमारे हज कोऑर्डिनेटर, हज असिस्टेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर वहाँ पर सऊदी अरब जा रहे हैं, जो यहाँ के हज यात्रियों की हेल्प करेंगे। हज के लिए मिलने वाली सरकारी सहूलियात से आज़मीन हज भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एयर कंडीशन हज कैंप में मेडिकल से लेकर नमाज पढ़ने तक के इंतजामात किए गए हैं। जवाब बढ़िया बहुत का कोई जवाब नहीं है। आपका इंतजाम बहुत बढ़िया। बेशक तो सरकार ने किया है ये सब। जी बहुत बढ़िया करा था सरकार ने, बहुत अच्छा करा गया। सरकार की कोशिश है कि आज़मीन हज को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसीलिए हज कैंप से लेकर एयरपोर्ट तक अलग से रास्ता बनाया गया है, जिससे सिर्फ आज़मीन हज को ही जाने की इजाजत है और इस रास्ते में जगह जगह खादिम खड़े नजर आते हैं। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आखिर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं टर्मिनल 3 पर। लेकिन सफ़र हज के लिए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, हमारा सबसे पहला और अहम सवाल ये है। हम पहले इन सवालों पर नज़र डालते हैं कि आज के इस मुद्दे पर हम कौन कौन से सवाल उठाने वाले हैं। और जबकि दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो पिछले बरसों के मुकाबले कौन कौन से सहूलियात और भी बेहतर हुई है। इसके अलावा जो पहला हमने सवाल इससे पहले पूछा है कि इंतजामात क्या क्या किए गए हैं, ये सबसे अहम सवाल है। और पहला सवाल यही है कि जो बेसिक जो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई है वो क्या क्या है, कौन कौन सी सहूलियात मुहैया कराई गई है। और सवाल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पिछले बरसों के मुकाबले कौन कौन सी सहूलियात ऐसी है जो कि बेहतर हुई है, इसमें इजाफा हुआ है, ये हमारा दूसरे नंबर का सवाल है। तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो इस साल कोटा 2 लाख हुआ है और आज़मीन जो है वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन कितने आज़मीन कमेटी की जानिब से जा रहे हैं और कितने प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर से जा रहे हैं, ये हमारा अहम सवाल है। और दोनों के अखराजात क्या है, ये सबसे अहम मुद्दा है।
जबकि चौथे सवाल की अगर हम बात करें तो इस बार प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के सरकार से क्या मुतलबात थे, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और सबसे आखिरी और अहम सवाल यह है कि हज एक खालिस इबादत है, तो क्या इसे तिजारत के जरिए और उस नज़रिए से देखना चाहिए या नहीं। इन तमाम पांचों ही सवालों के इर्द गिर्द हमारी डिबेट होगी और इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सफ़र हज पर जाने के लिए तमाम जितने भी आज़मीन हज है वो निकल चुके हैं और साथ ही वो कोशिश की जा रही है कि जो इंतज़ामिया है वो किस तरीके से अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि आज़मीन हज को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और इसलिए हमेशा ही लगातार ये बात निकल कर सामने आई है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर IGI जो एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल 3 पर सबसे बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं लोगों की जो खैर ख्वाह के लिए। तमाम वहाँ पर लोग मौजूद है, डेलीगेशन मौजूद है जो उनका पुरसाने हाल जान रहे हैं और जानने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या परेशानियाँ हैं। और साथ ही साथ इस तरह के इंतजामात पहले कभी देखे नहीं गए हैं। लिहाजा आज का हमारा मौजू यही है कि जो सफ़र हज है उसके मुनज़्ज़म इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की जानिब से। और उनका यही कहना है कि आखिर कौन कौन से परेशानियां लोगों को आती थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले बरस भी लोग जाते थे, बाकी के पिछले जो बरस में लोग पहुंचते थे उस दौरान कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों को आज़मीन हज को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मगर इस बार कहीं ना कहीं उन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ ठीक किया गया है। और यही सवाल इसलिए हम लेकर आए हैं कि कितनी सहूलियात इस वक्त फराहम कराई गई है और क्या क्या सहूलियात इस वक्त मुहैया कराई गई है, ये जानने की हम लगातार कोशिश करेंगे। और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि जब यहाँ से लोग जाते हैं, आज़मीन हज जाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पर जाकर क्या कुछ सहूलियात होगी। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं और साथ ही उनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो सहूलियात है वो मुकम्मल तरीके से मिल पा रही है। सबसे पहले तारुफ कराते हैं इरफान अहमद साहब, मेंबर ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया के हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका इस्तकबाल हम करेंगे क्योंकि अभी वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। इसके अलावा हमारे साथ शुएब जमाई साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। इसके साथ ही सैयद यासिर जिलानी साहब है, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेंबर हायर एजुकेशन माइनॉरिटी HRD है और साथ ही कोर्ट मेंबर ऑफ मौलाना आज़ाद है। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं शुएब जमाई आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने बरसे जो पिछले साल हैं उसमें देखा है या फिर उससे पहले जो तमाम आज़मीन हज जाया करते थे उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अगर हम T3 की बात करें, क्योंकि इस बार T3 से जितने भी आज़मीन हज गए हैं उनकी हमने बाइट भी सुनाई है, उनसे हमने जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे इंतजामात है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये जो इंतजामात किए गए हैं वो वाकई मुकम्मल नज़र आ रहे हैं आपको? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। देखिए, जिस तरीके से हमने इस्लाम के अरकान के बारे में बात की कि जो फ़राइज़ हैं उनमें से एक हज का जो अरकान है वो बहुत ही अहम जो है फ़रीज़ा माना जाता है। उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि टीवी जगत की जो तमाम जितने भी डिबेट्स इस वक्त चल रहे होंगे पूरी दुनिया में, उनमें से अगर एक मुक़द्दस डिबेट को आप समझें और एक मुक़द्दस चर्चा की बात अगर करें तो शायद इस चैनल पे आज वो सबसे बड़ा जो है चर्चा चल रहा है, जो सबसे मुक़द्दस, पाक और जो है अजीम है जी। इसी हवाले से चूँकि हज एक ऐसा फरीज़ा है, एक ऐसा अरकान है कि हर इंसान चाहे वो गरीब हो या अमीर हो उसकी ख्वाहिश ज़रूर होती है। हालांकि फ़र्ज़ जो है वो हज जो है साहिब हैसियत पे जो है फ़र्ज़ है, लेकिन एक गरीब इंसान से भी आप पूछेंगे तो उसकी दिली ख्वाहिश ये होती है कि किसी तरीके से कोई भी इंतज़ाम हो जाए, चाहे जायदाद बेच के हो जाए, कोई उसकी मदद कर दे, वो हज के लिए एक सफ़र जो है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहता है। और आप देखें कि बहुत सारे जो हमारे जायरीन हैं हज के, वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी से जब तमाम मशगूलियात से जो है फ़ारिग होने के बाद उनका ये आखिरी काम ये होता है कि वो सारी चीज़ों को समेट करके जो है हज पे जाने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। तो ये चूँकि इतना बड़ा सफ़र है और इतना अजीम जो है ये इतना इसका मर्तबा है, तो ऐसे में अगर सरकार
और हमारे हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ख़ास तौर पर मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने जो इंतज़ामात इस बार भी किए और पिछले बार भी बहुत अच्छे इंतज़ाम थे, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हम हिंदुस्तान के सरकार को देना चाहेंगे। देखिए, हम तज्ज़ियाकार ज़रूर हैं, हम क्रिटिक्स हैं, बहुत सारी बातें हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन उसका मकसद हमारा ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाने की। लेकिन जहाँ पर वाकई में ईमानदारी से काम होती है और अच्छे रिजल्ट होते हैं उसके, तो उसकी जो है तारीफ बनती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो ये काम किया है बहुत बेहतरीन। कि मेरा ज़ाती भी तजुर्बा है, कल ही मैं उनके पास जो है एक किसी खास काम के लिए गया था, हज के मुतालिक ही, तो बहुत फ़ौरन ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हज के मामले में जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही है। और 2-3 चीज़ें हैं जो डिबेट के दौरान भी मैं बताऊँगा कि कुछ परेशानियाँ वहाँ हज के दौरान आ रही हैं। जो पिछले साल के जो ज़ायरीन गए थे, उन्होंने ये बताया कि वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है कि 5 दिन का जो है वो मीना का सफ़र होता है, मीना, अरफात और वो जमारात का जो सफ़र होता है। उन 5 दिनों में जायरीन अपने होटल के कमरों को छोड़ करके, चाहे वो अजीज़िया में ठहरे हों या ग्रीन में ठहरे हों, वो छोड़ करके 5 दिन के लिए वहाँ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि पिछले साल ये हुआ कि वो 5 दिनों के लिए उन कमरों की लाइटें और सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया। तो जो फ्रिज है वहाँ पर और जो वो सामान रख के जाते हैं वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो उस पे थोड़ा सा अगर वर्क कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो गई हैं पिछले साल के मुकाबले में, और हिंदुस्तान की सरकार को उसके लिए बधाई देना चाहिए और हम बहुत पूरी उम्मीद और पूरा मन है। ओके, ठीक है। इसके अलावा यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। यासिर जिलानी साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अभी हमने देखा है, क्योंकि इससे पहले कोटा जो था वो कम था, लेकिन अब जो है 2 लाख कोटा हो गया है। यानी कि पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंडोनेशिया के बाद 2nd नंबर हिंदुस्तान का आता है। ये वाकई में अपना आप में काबिल तारीफ भी है, और इसकी पहल जो की गई है मोदी हुकूमत की जानिब से की गई है। यानी कि एक तो कोटा बढ़ा है और उसके अलावा जो है बिना सब्सिडी के सबसे ज़्यादा आज़मीन हज जा रहे हैं। ये सबसे अहम बात है। देखिए, मैं सबसे पहले तो क्योंकि इस मुक़द्दस सफ़र के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले भी हमने इस पे चर्चा करी हुई है, मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा अपने जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि वो एक तरीक़े से जो उनके काम करने का तरीक़ा है, जो वो निर्णय लेते हैं, जो वो फ़ैसला करते हैं, और जिस तरीक़े से वो पिछले 3 सालों के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को एक मेन स्ट्रीम की, पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का कहीं नाम और चर्चा नहीं होता है। मैंने जब से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी है, मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही कोई मिनिस्टर मुख्तार अब्बास साहब जैसा आया होगा जिसने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को आज मेन स्ट्रीम की मिनिस्ट्री के बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। और मैं शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ मुख्तार साहब का क्योंकि वो जो इरादा करते हैं उसको ज़मीन पे उतारने की बात करते हैं। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2 लाख लोगों को इस बार, जो एक रिकॉर्ड है आपके पैकेज में भी, और अभी आपने भी कहा कि इंडोनेशिया के बाद हमारा दूसरा मुल्क भारत का नंबर आता है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम दूसरे नंबर पे, हमें इंटरनेशनल यात्री का दर्जा दिया गया, ये भी हमें फ़ख्र की बात है। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी सफ़र दिल्ली से जो जा रहे हैं सब के सब लोग जा रहे हैं, और यकीन मानेंगे कि जिस तरीके से काम हुआ है, 650 तो कोऑर्डिनेटर हैं, किसी तरह की पूरे लोगों को यहाँ से लेके, अभी हमारे पैनलिस्ट मित्र ने जो बात कही कि वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार, उसको भी ख्याल में रखते हुए इस बार 650 जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपके हर मिनट के साथी होंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक। उसमें पूरी की पूरी पैरामेडिकल की टीम है, मेडिकल स्टाफ है, सारे जो सरकारी यहाँ के मुलाजिम हैं जो हज के दौरान जो भी आज़मीन हैं, जहाँ चाहे वो बुज़ुर्ग हों, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, तो कई बार घबराहट से और एक इतनी बड़े तादाद में लोगों को देखने के बाद जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनमें थोड़ी सी, उनकी तबीयत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि एक इरादे से लोग जाते हैं, एक मंशा उनके दिमाग में जो होता है, उनका और उनके अल्लाह से जो वास्ता होता है, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि दुनियावी चीज़ों के अंदर छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, उसके लिए इस
मिनिस्ट्री ने और मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने काफी इतनी ट्रांसपेरेंसी के तहत सारा का सारा काम किया है कि किसी को भी मुझे लगता है कि वहां पे अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की सुविधा दी गई है कि यहाँ के एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे, मिनिस्ट्री के अंदर जो स्टाफ बैठे हुए हैं, उनको ताकीद मिनिस्टर साहब ने करा है कि विद इन आवर्स में उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। इरफान अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेंबर है हज कमेटी ऑफ इंडिया के IGI एयरपोर्ट T3 से। इरफान साहब, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि T3 पर बहुत बेहतर इंतजाम इस बार कमेटी की तरफ से किए गए हैं, मिनिस्ट्री की जानिब से किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या कुछ इंतजाम वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बाकायदा आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर जितने भी आज़मीन हज पहुंच रहे हैं उनको क्या क्या सहूलियात फराहम कराई गई है। नहीं, यहाँ पर आप जो है ये इसके ऊपर जी सलाम डिबेट कर रहा है जी। मैं एक तो आपको उसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया। कि जो अच्छे अरेंजमेंट हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो आप मंजर आम पर लाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपको और आपके टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। आज दिन में आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इन सब चीज़ों को कवर करते हैं जी। शुएब रजा साहब, उन्होंने A to Z जो भी एरिया है जहाँ से हुजाजी किराम को हम लेकर आते हैं, उनको क्या क्या सहूलियात दस्तियाब होती हैं, उन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही ग्राउंड जीरो पर ये पूरी रिपोर्ट जो है वो शूट की है जी। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला उसे ज़रूर जी सलाम पर दिखाएंगे। दूसरे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट पर पहले बहुत सारे जो है आदमी इस चीज़ की शिकायत करते थे कि हमें हुजाजी किराम को जो हज के सफ़र के लिए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल मुसाफिर आप नहीं मानते, किराया आप उनसे इंटरनेशनल फ्लाइट का लेते हैं और ETC वो सब बात जो है वो बताते थे। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार बहुत ही पुरसुकून तरीके से है और हमारे जैसे ही जो है सेकंड। ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट रखा और बताने की कोशिश की है कि वाकई में काफ़ी बेहतरीन इंतजाम किए गए। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन क्योंकि शुएब साहब, हमने देखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से इरफान साहब बता रहे थे कि वाकई में काफ़ी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे थे अभी, तकरीबन 620 हज कोऑर्डिनेटर हैं, उसके साथ साथ असिस्टेंट हज अफसर है, हज असिस्टेंट है, डॉक्टर है, पैरामेडिक है और तमाम जितने भी लोग हैं वहां पर मौजूद है। जिस चीज़ का आपने जिक्र किया है कि वहां पर लोग पहुंच जाते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां पर यासिर जानी साहब बता रहे हैं कि अब वो भी चीज़ जो है अगर सामने लेकर आई गई है तो वो परेशानियां भी नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच हम देख पा रहे हैं कि बिना सब्सिडी के इस बार सबसे ज़्यादा आज़मीन हज जा रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि भाई जो मुसलमान है वो सब्सिडी के हिसाब से जाता है, लेकिन अब लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, चूँकि इस्लाम में जो है हज वो तभी आप पे फ़र्ज़ है जब आप साहिब हैसियत हों जी, जब आप उसको जो है उसका बर्डन जो है उठा सकते हो, और जिनके पास साहिब हैसियत नहीं है वो इतना नहीं कर सकते, तो उनके लिए फ़र्ज़ नहीं है। तो इसलिए अगर सब्सिडी ख़त्म की गई है तो उसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा है बोझ, थोड़े पैसे बढ़े हैं, 20-25 हज़ार रुपये के करीब, लेकिन उतना जो है वो जो कि हज के लिए जो जायरीन जाते हैं वो उसको उतना नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके लिए ज़िंदगी का सबसे मुक़द्दस और अजीम सफ़र होता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था, चूँकि मैं खुद भी जो है उम्रा के लिए जो है पहले भी जा चुका हूँ, तो हमने वहाँ देखा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं उधर अजीज़िया की तरफ जो है जा रहा था, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं और जो ड्राइवर, उन्होंने मुझे बताया कि ये आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा, एक ऐसा लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट जैसा जो इलाका है उसमें जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब वो हिंदुस्तान वालों की हैं। वो बहुत गर्व से, मतलब मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान के इंतज़ाम के लिए, हिंदुस्तान के ज़ायरीन के इंतज़ाम के लिए इतना बड़ा इलाका अजीज़िया में जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पे हरम के शरीफ के पास में एक ही मेडिकल सेंटर है कोऑर्डिनेशन का, जहाँ मैं गया था खुद भी। तो वहाँ पे क्या है कि अगर अजीज़िया में और जो हरम में जो 2 मेडिकल सेंटर हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके अगर 3-4 इसके कर दिए जाते तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो लोग अजीज़िया में रहते हैं, ठीक है, उनको अजीज़िया से हरम में आने में काफ़ी वक्त लगता है। तो एक, चूँकि वो सिर्फ मेडिकल कोऑर्डिनेशन सेंटर नहीं है, बल्कि तमाम जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उन्हीं जगह से, अजियाद एक जगह है जो हरम शरीफ से थोड़ी दूर पर है,
ठीक है, यासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ऐलान किया था जब ये सारी बातें हो रही थी कि 620 कोऑर्डिनेटर, उसी लाइन में उन्होंने जो बात जोड़ी थी उसमें कहा था कि इस बार 3 मेडिकल सेंटर, जो मेडिकल सेंटर होते हैं, जो बिल्कुल एक हॉस्पिटल का रूप उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इस बात का ख्याल रखा है कि किसी भी आज हज में जाने वाले इस मुकद्दस सफर में वहां पहुंचने के बाद अगर उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उनके देख रेख में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मॉनिटरिंग इतनी जबरदस्त खुद मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, उनकी तमाम मिनिस्ट्री के स्टाफ कर रहे हैं। और खास करके देखिए, जब भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि आपको सब्सिडी आपको से हटाई गई, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत जमाने से चल रही थी, जिसको खत्म किया गया। और मैं इस हज की जो सबसे खूबसूरत बात बता दूं, जो बार बार मैं मिनिस्टर को मुबारकबाद दे रहा हूं, उनका मैं कायल हूं, इसलिए मैं बार बार दे रहा हूं कि इस बार गैर महरम औरतों की जो नंबर ऑफ उनके जाने का जो नंबर है वो जस्ट डबल है। 2340 जो मेरी जानकारी है जा रही हैं इस बार। और आप देखिए कि पूरे हज में 2 लाख का जो हज का नंबर है उसमें 48% ख्वातीन जा रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाली बात है, जो हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेके इतनी हर चीज से उसको लगता है कि हमें भारत के अंदर महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, उसका भी मुजाहरा ये हज कर रहा है, क्योंकि उस पूरी परसेंटेज में 48% जो औरतों की संख्या है। और मैं आपको देखिए, अब आऊंगा आपके पास। इरफान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? इरफान अहमद साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, यासिर साहब, आप कुछ जो ऐड कर रहे थे वो कीजिए। देखिए, मैं जो 21 एम्बार्केशन पॉइंट जो है, जहां से हमारे हज के सफर के लिए हवाई जहाज उड़ रही है पूरे भारत से, कश्मीर से लेके गुवाहाटी तक से। आज मैं गुवाहाटी के लोगों से बात कर रहा था और फिर मैंने मिनिस्ट्री में बात करी कि वहां पे क्या इंतजामिया है। वहां के लोग भी खुश हैं और इस बार लोगों को पहले बताया गया है कि आपको अगर पहले कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आई है कि हवाई जहाज के अंदर कुछ स्वच्छ भारत का जो हमारा एक मिशन है उसको लेके भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चिंता करने वाली बात आई थी बीच में। जो इस बार जो कोऑर्डिनेटर है वो जितने भी हमारे हज के जाने वाले मुकद्दस सफर में जाने वाले हाजी लोग हैं उनको पहले बताता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। उनको एक एक लीडर दिया गया है 25 लोगों के ऊपर, उन्हीं में से, उन्हीं हाजियों में से। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक अकेला जो लीडर है वो कोऑर्डिनेट करके सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यह भी मिनिस्ट्री ध्यान रख रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा जो काम है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में देखा जा रहा है, उनकी क़यादत में ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसलिए आज, और मुझे बहुत खुशी है, हमारे साथ हज कमेटी के जो मेंबर बैठे हुए हैं उनका जो एम्बार्केशन पॉइंट दिल्ली का है, दिल्ली में से जो मैंने आज पता करा है, और मेरी आपके जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शुएब रजा साहब से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नमाज का इंतजाम किया गया है, काफी अच्छा इंतजाम किया गया है, जिस तरीके से स्वच्छ भारत के साथ सफाई का ध्यान रखा गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और मुझे लगता है कि इस बार जो लोग हज पे जा रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनका रिएक्शन पहले से बहुत बेहतर होगा। इरफान साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि बीच में टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपकी बात नहीं सुन पाया था। आप कुछ मुकम्मल करना चाह रहे थे? नहीं, अभी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी, इरफान साहब मिल पा रही है? आप अपनी बात रखिएगा। आप पूरी बात मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। जी कहिए। हाँ, तो आप पूरी मेरी पहले बात सुन लीजिए, तब दूसरे किसी को मौका दीजिए। ठीक है सर। मैं खुद यहाँ का एम्बार्केशन पॉइंट का कोऑर्डिनेटर हूँ जी, हज कमेटी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ जी। अभी एकदम बारीकी से बारीक चीज जो है वो हमारी जेरे निगरानी में हो रही है जी। इस तरीके से हम यहाँ T3 पर पहली बार ये अरेंजमेंट हुआ है। इससे पहले सभी दिल्ली वासियों की आवाज थी, और हमारे यहाँ से दिल्ली ही नहीं 8 स्टेट्स के हाजी जो है वो यहाँ से जाते हैं जी। उनको यहाँ पर पहले कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारी, जैसे मैं बीच में बात कर रहा था तो पूरी नहीं हो पाई थी जी। हमारी जैसे ही सेकंड जो है इनिंग हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने ओथ ली, उसके बाद में हमारे फिर दोबारा
हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब दोबारा वजीर अक़लियती उमूर बने जी, तो उन सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम अपने इस साल हुजाजी किराम को T3 से ही उनको भेजेंगे। तो यह माशाल्लाह बहुत बड़ा अरेंजमेंट, जो हमारा मल्टी लेवल कार पार्किंग है, वहाँ पर एक डेडिकेटेड हमने हुजाजी किराम के लिए लगभग 2000 हाजी उस एयर कंडीशन जगह में बैठ सकते हैं। वहाँ पर नमाज का इंतजाम, वहाँ पर वजू का इंतजाम, लेडीज के लिए अलग नमाज का अरेंजमेंट, और जो बाकी एरिया है जहाँ एट ए टाइम 20-25 हज़ार आदमी भी रुक सकते हैं, वहाँ पर अलग से जो विजिटर्स आते हैं छोड़ने, उनके लिए अलग से नमाज का अरेंजमेंट, वजू का अरेंजमेंट। और 5 वाला जो लेवल है वहाँ पर हमने अलग डेडिकेटेड कार पार्किंग की है। उसकी जो कीमत है पार्किंग की वो सिर्फ 150 रुपये रखी है, जबकि नीचे की तरफ जाएंगे तो 50 रुपये घंटा लगता है। नीचे डेडिकेटेड बस की पार्किंग लगी है जिसमें सिर्फ 300 रुपये हमने सब्सिडाइज रेट पर रखा है। तो ये सारे अरेंजमेंट करते हुए फिर डेडिकेटेड कॉरिडोर हम वहाँ से लेकर आए हैं, जिसमें अकेले हुजाजे किराम अपनी ट्रॉली के साथ आते हैं और उनको गेट नंबर 5 जो है डिपार्चर का टर्मिनल 3 पर, वहाँ से उनकी एंट्री होती है। तो पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ उनको लेकर आया जाता है और उनको जगह जो है वहाँ पर उनके लिए पाबंदी के साथ उनके लिए माउन दिया गया है, जो उनको साथ लेकर आते हैं। और यहाँ पर लाकर जो है उनके जो अपना चेक इन काउंटर है वो अलग डेडिकेटेड है, फिर आगे इमिग्रेशन के काउंटर अलग डेडिकेटेड है, फिर आपके सिक्योरिटी होल्ड एरिया वो उनके लिए अलग मखसूस किया गया है। वहाँ से निकलते हुए हम उसको लेकर जाते हैं, जो बगीज हैं वो वहाँ पर मौजूद रहती हैं, उनको बिठाकर लेकर जाते हैं। तो गेट नंबर 4 से वहाँ से जो है ऑन बोर्ड होते हैं। तो वहाँ पर भी हमने कम से कम 1000 हाजियों के बैठने का जो है अरेंजमेंट करा है कि एट ए टाइम अगर हमारी 3 फ्लाइट भी आ जाएं या चली जाएं तो उनको बिठाने का वहाँ अरेंजमेंट हो। वहाँ पर उनकी नमाज का अलग अरेंजमेंट, वजू खाने का अलग, लेडीज की जो है नमाज के लिए वहाँ पर भी अलग है गेट नंबर 4 पर। और वहाँ पर जो है उनको खाने का एकदम अरेंजमेंट है, जो हमारी नेशनल कैटर है एम्बेसडर, उससे हमने उनके खाने का अरेंजमेंट कराया है। वहाँ पर वो खाना खाते हैं, वहाँ पर वो चाय पीते हैं, आराम से बैठते हैं और वहाँ से अपने रियाल लेकर उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। वहाँ से बसेस में बिठाकर एयरक्राफ्ट तक लेकर जाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ये समझो इतना परफेक्ट, इतना इको फ्रेंडली, जीरो टॉलरेंस वाला कभी अरेंजमेंट आज तक हज के लिए नहीं। बिल्कुल, आज तक ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो पाया है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे ही अरेंजमेंट करते रहेंगे, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी के क़यादत के अंदर लगातार ये चीजें बेहतर होती जा रही है।